हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ का प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इस प्रश्नावली 1.4 में जो उपयोगी फार्मूला है, उपयोगी सूत्र है, उपयोगी नियम है, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। फिर से हम प्रश्नावली 1.4 के सारे प्रश्नों क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 को पूरे तरीके से क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था, और आज बारी है प्रश्नावली 1.4 की। तो प्रश्नावली 1.4 में जो नियम है वो यहाँ पर हमने लिखा है, समुच्चयों पर संक्रियाएं। जी हाँ, प्रश्नावली 1.4 में हमको समुच्चयों पर संक्रियाएं करना है। और समुच्चयों पर संक्रियाएं का मतलब क्या होता है, ये होता है समुच्चयों का सम्मिलन। मतलब कि हमारे लैंग्वेज में कहें, साधारण भाषा में कहें तो समुच्चयों का जोड़। सम्मिलन का मतलब क्या है, जोड़, मिला देना है। जब समुच्चयों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, समुच्चयों का सम्मिलन। उसके बाद है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि दो सेट रहेंगे और उन दोनों सेट में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है उसको हम लोग लिखेंगे, वो होता है सर्वनिष्ठ। और समुच्चयों का अंतर, अंतर तो सिंपल है, घटाव है। तो एक एक करके इसको समझते हैं, फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन करना है, यूनाइटेड करना है, दोनों क्या करना है, मिलाना है। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए, एक हमारे पास सेट है, मान लीजिए a = 1 2 3 4। ठीक, हमारे पास एक सेट है क्या, 1 2 3 4। और एक और सेट है b, 3 4 5 6 7। ठीक, तो हमारे पास दो सेट हैं, एक a है, a = 1 2 3 4, और b है 3 4 5 6 7। अब इन दोनों सेट का क्या करना है, हमको सम्मिलन निकालना है। तो a और b का सम्मिलन निकालना है। तो a और b और सम्मिलन के लिए लिखते हैं यूनियन। यूनियन का जो है इसी को यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ a यूनियन b, मतलब कि a और b का सम्मिलन। तो जब a और b का सम्मिलन लिखते हैं तो इसमें मेन चीज़ क्या होता है, दोनों समुच्चयों के एलिमेंट को मिला देना है। दोनों समुच्चयों के एलिमेंट को मिला देना है। तो मिलाइए, समुच्चय a है, समुच्चय b है, और हमको क्या करना है कि दोनों सेट के एलिमेंट को मिला करके एक नया सेट बनाना है। और इस सेट में इस a का भी सारा का सारा एलिमेंट हो और b का भी सारा का सारा एलिमेंट हो। ध्यान दीजिएगा, a यूनियन b का मतलब हुआ, इसको यूनियन पढ़ते हैं, a सम्मिलन b हिंदी में पढ़ेंगे, ये यूनियन b भी पढ़ सकते हैं। तो a यूनियन b का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर एक ऐसा सेट बनाने जा रहे हैं जिसमें a के भी सारे एलिमेंट होंगे और b के भी सारे एलिमेंट होंगे। मतलब कि इन दोनों को मिला के बनाना है। बनाइए, 1 2 3 4, 3 4 5 6 7। तो मिलाते हैं, 1 2 3 4, पहला तो सारा इसमें मिल गया, 1 2 3 4। सेकेंड वाला देखते हैं, जो b है, इसमें भी 3 4 है और यहाँ भी 3 4 है। तो जब दो बार 3 4 आ रहा है तो कभी भी हम सेट के अंदर एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। मतलब हम एक बार ही 3 4 रखेंगे और वो 3 4 इसके लिए भी वैलिड होगा और वो 3 4 इसके लिए भी वैलिड होगा। तो 1 2 3 4, 3 4 तो हो चुका है। इसके बाद से क्या बच गया, 5 6 7, 5 6 7। ये बन गया हमारा समुच्चयों का सम्मिलन, a यूनियन b। ठीक, ध्यानपूर्वक देखिए, हमने एक a सेट माना 1 2 3 4, एक b माना 3 4 5 6 7, और इन दोनों का मिला के हमने जो सेट बनाया वो है a यूनियन b। a यूनियन b में देखें तो a का भी सारा एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और b का भी सारा है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। तो ये रहा a यूनियन b। एक और उदाहरण समझते हैं, एक उदाहरण हम और समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए दूसरा नाम दे देते हैं p। जैसे हमारे पास p है a b c। ठीक, और एक और हमारे पास समुच्चय है q d e f। ठीक, a b c और d e f हमारे पास दो सेट हो गए। अब हमको बनाना है p यूनियन q। मतलब हमको एक ऐसा सेट बनाना है p यूनियन q जिसमें p के भी एलिमेंट हो और q के भी एलिमेंट हो।
सम्मिलन तो उसी को कहते हैं, दोनों सेट को क्या कर देना है, मिला देना है। तो मिलाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखिए सबसे पहले P के एलिमेंट को लिखते हैं A B C, और इसमें सबसे अलग बात क्या है कि इन दोनों सेट में कोई भी जो है एलिमेंट एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। इसमें तीनों अलग है, इसमें तीनों क्या है, अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको मिला के लिख देंगे। तो A B C और यहाँ से लिख देंगे D E F। अगर कोई एलिमेंट बाय द वे मिल जाता तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। अगर कोई एलिमेंट दोनों में मिल जाता तो हम उसको एक बार लिखते, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में लिखा था। तो ये हमारा हो गया A B C D E F। और इसमें देखेंगे तो P यूनियन Q में A B C भी है, A B C, और Q का भी एलिमेंट है D E F। तो ये हमारा हो गया P यूनियन Q। तो इस प्रकार से आप किसी भी समुच्चय का सम्मिलन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हम लोग का क्लियर हुआ यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब हुआ, आप इंग्लिश में समझिए, कॉमन लेना है। दो आपके पास समुच्चय दिए जाएंगे और उन दोनों समुच्चयों में देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, उसका हम एक अलग से समुच्चय बना लेंगे। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है, मान लीजिए कि x, A B C D E, और एक समुच्चय है y, A E I O U। हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है A B C D E और एक है A E I O U। अब हमको करना क्या है कि इसका सर्वनिष्ठ निकालना है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालना है। तो सर्वनिष्ठ का मतलब हुआ कि हम एक ऐसा समुच्चय बनाएंगे जिसमें दिए गए समुच्चय के वे एलिमेंट होंगे, वे सदस्य होंगे जो दोनों में कॉमन हो। मतलब कि x और y, इसका सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन सर्वनिष्ठ, जो सब में हो, जो दोनों में हो। इसको हम दिखाते हैं उल्टा u से, इसको दिखाते हैं उल्टा u। इसको पढ़ते हैं x इंटरसेक्शन y। क्या पढ़ेंगे, x इंटरसेक्शन y। क्या पढ़ा जाएगा, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y में वे एलिमेंट लिखे जाते हैं जो x और y दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में उपस्थित हो। देखिए कौन कौन से एलिमेंट दोनों में उपस्थित है। A दोनों में उपस्थित है, लिखा जाएगा। B यहाँ है, इसमें नहीं है, नहीं लिखाएगा। C इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखा पाएगा। D यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो नहीं लिखाएगा। E बिल्कुल, E यहाँ इसमें भी है और E यहाँ भी है, तो E लिखा जाएगा। और इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हम दो सेट के कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं तो वहाँ पर बनता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम A ले लिए 1 2 3 और B ले लिया गया 4 5। ठीक, अब देखिए A हमारे पास है 1 2 3, B है 4 5। अगर हम लिखें A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B में देखिएगा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ना 1 इसमें है तो यहाँ नहीं है, अब 4 5 इसमें है तो इसमें नहीं है। मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा जो समुच्चय है वो खाली हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं 5, तो रिक्त समुच्चय है, खाली समुच्चय है। लेकिन अगर सोचिए कि इसमें एक हमारा 3 एलिमेंट अगर होता, मान लीजिए 3 एलिमेंट होता, तो क्या हम 5 लिखते? बिल्कुल नहीं, नहीं लिखते 5। तो इसमें तो होता क्या, तो केवल एक ही एलिमेंट हमारा मिल रहा है, तो हमारा उत्तर केवल यह हो जाता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। हमको करना क्या है कि 2 या 3 जो भी समुच्चय दिए जाएंगे, अगर 3 भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में मिलाएंगे कि तीनों में कौन क्या है, कॉमन है। तीनों में जो कॉमन होगा उसी को क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसके बाद है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हम एक सेट लिखते हैं 1 2 4 6 8, ठीक, और एक यहाँ पर हम B लिख देते हैं 4 8 6 9 10। 4 8 6 9 10 हमने यहाँ पर लिख दिया।
और हम ज्ञात करना चाहते हैं समुच्चयों का अंतर, अंतर मतलब घटाव। तो यहाँ पर ये मायने रखता है कि आप किस में से किसको घटा रहे हैं, आप a माइनस बी निकाल रहे हैं कि b माइनस ए निकाल रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो हम पहले निकाल रहे हैं a माइनस बी, क्या निकाल रहे हैं a माइनस बी। अब आपको ध्यान देना है कि a माइनस बी में रखेंगे किसको, तो a माइनस बी में हम उस एलिमेंट को रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी में उस एलिमेंट को रखते हैं जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, a में है b में नहीं है, माने a का वह एलिमेंट जो b में नहीं है वही इस सेट में होगा। a माइनस बी का लॉजिक समझिए, a का वह एलिमेंट जो b में नहीं है। तो देखिए a का कौन कौन सा एलिमेंट इस b में नहीं है, तो हम देखते हैं कि a का 4 और 8 तो है, a का समुच्चय a का 4 और 8 इसमें है, लेकिन जो बाकी इसका बच रहा है 1 2 6 भी है, ध्यान दीजिएगा 6 भी है, 6 भी है, क्या नहीं है, तो a का सिर्फ 2 एलिमेंट 1 और 2 नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा 1 2। मतलब a का वह एलिमेंट जो b में नहीं है वही होगा a माइनस बी। तो a माइनस बी में देखें तो a का 1 और 2 b में नहीं है, इसलिए a माइनस बी 1 2 हो गया। लेकिन यही यदि आप b माइनस ए लिखे होते, a क्या होता b माइनस ए, तो इसमें यह देखा जाता कि b के का वह एलिमेंट जो a में नहीं है। तो b का कौन सा एलिमेंट a में नहीं है, तो b का देखिए कौन कौन एलिमेंट a में नहीं है, b का 4 6 8 तो है, कौन नहीं है, तो 9 और 10 वह एलिमेंट है जो b में तो है लेकिन a में नहीं है। तो b के वे एलिमेंट जो a में नहीं है वो कहलाएगा b माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा 9 और 10। इस प्रकार हम समुच्चयों का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जब भी आप अंतर निकालें तो एक चीज़ आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि जब आप a माइनस बी घटा रहे हैं, a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब होता है कि a का वह एलिमेंट जो b में नहीं है, और b माइनस ए का मतलब होता है कि b का वह एलिमेंट जो a में नहीं है। तो इतना चीज़ अगर आपको पता है तो आप प्रश्नावली 1.4 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.4 को। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 को। तो प्रश्नावली 1.4 में हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर सम्मिलन दिखाना है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा है x और y का सम्मिलन। x y का सम्मिलन का मतलब हुआ कि हमको निकालना है x यूनियन y। हमने बताया अभी कि सम्मिलन कैसे निकालते हैं और उसको हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो x यूनियन y का मतलब हमने बताया कि x यूनियन y वह सेट होगा जिसमें x के भी एलिमेंट होंगे और y के भी एलिमेंट होंगे। तो x में 1 है, 3 है, 5 है और y में 1 2 3 है। तो हम एक सेट बनाते हैं 1 2 3 5। देखिए 1 हो गया, 3 हो ही गया, इसमें 1 3 5 हो गया और इसमें का 1 3 और 2, 1 3 और 2। तो यहाँ पर x यूनियन y हो गया। मतलब कि x यूनियन y वह सेट होगा जिसमें x और y दोनों के एलिमेंट मिलेंगे। चलिए ये तो हुआ हमारा पहला उत्तर। दूसरा देखते हैं इसका, a यूनियन b। दूसरा है a यूनियन b। ये यूनियन b में हमको ऐसा सेट बनाना है कि a के भी सारे के सारे एलिमेंट आ जाए और b के भी सारे के सारे एलिमेंट आ जाए। यहाँ देखिए a है, इसमें भी a है, हम यहाँ पर लिख दिए एक a। कभी भी एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो a हो गया। थोड़ा क्रम से अगर लिखें तो यहाँ का b उठा के लिख दीजिए, फिर यहाँ का c लिख दीजिए, a b c हो गया। इसमें तो b c है नहीं तो e i o u लिख देते हैं, e i o u। ओके, तो ये हमारा बन गया a यूनियन b। ये हो गया हमारा a यूनियन b। देखिए आप ए यूनियन बी जब भी बनाए, चाहे किसी भी सेट का यूनियन बनाए, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि इसमें दोनों के एलिमेंट होने चाहिए। अगर आप ए यूनियन बी बना रहे हैं तो उसमें ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि ए ई
IOU, और उसमें B के एलिमेंट होने चाहिए ABC। तो देखिए ABC। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो इसको पहले हम एलिमेंट के रूप में लिख लेते हैं। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब हुआ कि वे संख्याएं जो 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं में एक 3 है, 6 है, 9 है, 12, 15, 18, इस तरह से आगे बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। ये आपका ए हो गया। बी जो सेट है, बी में कहा जा रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, और आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, और इसमें कंडीशन दे दिया है कि आपका 6 से कम ही होना चाहिए। मतलब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ठीक, अब हमको क्या करना है कि लिखना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में आप लिखेंगे दोनों को मिला करके। देखिए ए में 1 2 नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप उसका यूनियन लिख रहे हैं, मिला के लिख रहे हैं, तो ये दोनों लिखा जाएगा। फिर देखिए दोनों में 3 है, एक बार 3 लिख दीजिए। 4 देखिए नहीं है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी लिखाएगा। 5 भी नहीं है दोनों में, लेकिन 5 भी लिखा जाएगा, किसी एक में तो ही है। और 5 के बाद यहाँ से देखिए 6 9 12, यहाँ से 6 9 12 15 18, यहाँ से जितना आगे लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया तीसरा का उत्तर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि आप ए के भी सारे के सारे एलिमेंट लिख दीजिए और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट लिख दीजिए। तो अगर ए का देखा जाए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बी का देखा जाए तो 3 6 9 12 15 18, तो 3 6 9 12 15 18 आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में है, पहले हम समुच्चय ए को बनाते हैं। तो चौथे प्रश्न का सेट ए है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, और जो संख्या हमारा वो लिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1, माने x जो है 1 से बड़ा है, तो निश्चित रूप से 2 से ही शुरू होगा। और इधर कह रहा है कि 6 के बराबर है, 6 के बराबर और 6 से कम है, माने 6 से ऊपर नहीं है। तो 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया समुच्चय ए। 2 से लेकर 6 तक हो गया। अब इसी में का सेट अगर बी देखें तो सेट बी देखिए, सेट बी में कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, और संख्या जो x है वो 6 से बड़ा है और 10 से कम है। तो 6 से बड़ा है 10 से कम है तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 से बड़ा और 7 से 6 से बड़ा और 10 से कम, तो 6 से बड़ा 7 8 9, ये 10 से कम है और 6 से बड़ा है। अब इसका अगर हम निकालें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट हो। तो यहाँ पर देखिए कोई चीज़ मिल नहीं रहा है, मैंने कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो दोनों में कॉमन हो, और जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिख देते हैं। तो फिलहाल ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि दोनों को मिला के लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 2 3 4 5 6 7 तक भी आ गया, 2 3 4 5 6 तक आ गया, और बी में 7 8 9 आ गया। तो 7 8 9, और यहाँ से 2 से लेकर 6 तक दोनों यहाँ पर
हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन अगर देखें, इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 5। अब हमको चाहिए a यूनियन b। तो a यूनियन b में देखिए b इक्वल टू 5 का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो एक हमारा यही हो जाएगा 1 2 3। ये हो गया आपका आंसर। मतलब कि कुल मिला के सीधे से समझ लीजिए कि ए यूनियन बी का मतलब यही हुआ कि उसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट बराबर रूप से मिलते रहें। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है दूसरा। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इसमें कहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू ए बी, मान लीजिए a इक्वल टू ए बी। यहाँ पर हम दूसरा नंबर डाल कर लिख देते हैं a इक्वल टू ए बी, ठीक। और b इक्वल टू दे रहा है, देखिए b इक्वल टू दे रहा है ए बी सी, b इक्वल टू दे रहा है ए बी सी और पूछ रहा है कि क्या a सबसेट ऑफ b है, क्या a सबसेट ऑफ b है, मतलब कि क्या a के सारे एलिमेंट b में है। तो बिल्कुल है। a का सारा एलिमेंट देखिए a में एलिमेंट है a, b में है ये है, इसमें एक एलिमेंट है b, वो भी आपका सेट b में है। मतलब कि ये a सबसेट ऑफ b है, बिल्कुल ये है, a सबसेट b है। अब कह रहा है तब a यूनियन b ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, निकाल दीजिए a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब हुआ कि a और b दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। तो लिख दीजिए a b c। इसमें a का भी दोनों एलिमेंट है a b और b का भी तीनों एलिमेंट a b c है, a b c है। ये आपका हो गया उत्तर। अब तीसरा जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं कि a सबसेट ऑफ b, तो a यूनियन b क्या है। ये सेम यही प्रश्न है, यहाँ भी देख लीजिए a और b दो आपके सेट हैं, इसमें a सबसेट ऑफ b है। तो जब a सबसेट ऑफ b है तो जो a यूनियन b निकला है, a यूनियन b वो वास्तव में b ही निकला है। वास्तव में क्या निकला है, b निकला है। तो ये आपका तीसरे का भी उत्तर हो गया। a यूनियन b क्या होगा, b होगा, क्योंकि a का सारा एलिमेंट b में है। इसका मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे अगर तो भी b के बराबर ही होगा। जब दोनों को मिलाएंगे एक में तो b के बराबर ही होगा। अब देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो जो हमारा चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में 4 सेट दिया हुआ है। चौथे प्रश्न में 4 सेट दिया हुआ है। ओके, चौथा प्रश्न, चौथे में 4 सेट दिया हुआ है। ए दे रहा है 1 2 3 4, ए दिया जा रहा है 1 2 3 4, बी दिया जा रहा है 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी दिया जा रहा है 5 6 7 8, 5 6 7 8 और डी दिया जा रहा है 7 8 9 10। ये आपके पास 4 सेट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर हमने चारों सेट यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न आपको दिख रहा है। अब कहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से हम निकालने का प्रयास करते हैं। पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि वे वह सेट जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे। तो ए और बी देखिए, ए आपका यह हो गया, अब बी यह हो गया, दोनों का यूनियन सेट ज्ञात करना है। तो ए और बी में वह एलिमेंट होगा जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ए में देखिए 1 2 3 4 वह एलिमेंट है जो दोनों में है। तो 3 4 तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब बच गया 1 2, इधर बच गया 5 6। तो लिख दीजिए क्रम से 1 2 3 4 5 6।
ये आपका हो गया पहले का उत्तर। अब आप जब मिलाएंगे तो ए का देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर से देखिए बी का 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो ये यूनियन बी हो गया। इसके बाद कह रहा है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब कि ए का एलिमेंट और सी का एलिमेंट दोनों का हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई किसी में नहीं मिल रहा है, बस दोनों को मिला के लिख देना है, क्योंकि जो एलिमेंट मिलता है उसको बस हम एक ही बार लिखते हैं। तो ए यूनियन सी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 4 तक यहाँ तक है, अब 5 से लेकर 8 तक यहाँ तक है। ये आपका उत्तर हो गया। और हम चाहेंगे कि आप तीसरा बी यूनियन सी और बी यूनियन डी आप सेल्फ बना लीजिए, कुछ खास है नहीं। हम पांचवा बताते हैं आपको। इसका पांचवा में कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि ऐसा आपको सेट तैयार करना है जिसमें ए बी और सी सबके सब एलिमेंट हो। तो ए बी और सी सबके सब एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने तो ए यूनियन बी यहाँ पर निकाल ही दिया है। अगर ए बी को मिलाएंगे तो आपका बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। इसमें सी को इन्वॉल्व कर देना है, तो सी में देखिए ए यूनियन बी का 5 और 6 तो यहाँ भी है, 5 6 तो यहाँ भी है, तो हमको मतलब 5 6 नहीं लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा बस 7 8, 7 8, एकदम सिंपल है। 1 2 3 4 पहले का मिल जा रहा है, 1 2 3 4 ये पहले तक का मिल जा रहा है। बी का देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6 यहाँ से बी मिल जा रहा है। और सी का देखिए तो फिर 5 6 7 ये तीनों एलिमेंट, तीनों सेट के एलिमेंट यहाँ पर आराम से मिल जा रहे हैं। तो ये आपका होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप चाहें तो ए यूनियन बी यूनियन डी आराम से निकाल सकते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए में देखिए 1 2 3 4 है, बी में 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो उसमें 3 4 कॉमन है, एक ही बार लिखा जाएगा 1 2 3 4, ठीक। अब 5 और 6 कर देंगे तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। और उसमें 7 8 9 10 जोड़ देंगे, 7 8 9 10, तो ये देखिए पूरा का पूरा एलिमेंट हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। मतलब इसमें ए के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट है और डी के भी एलिमेंट है, आप मिला सकते हैं। ए का देखिए 1 से लेकर 4 तक ए का एलिमेंट है, 3 से लेकर 6 तक बी का एलिमेंट है, और 7 से लेकर 10 तक डी का एलिमेंट है। तो आराम से हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। और आप इसका बी यूनियन सी यूनियन डी सेल्फ बना लीजिएगा, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। आप कुछ सेल्फ क्वेश्चन कर लिया कीजिए ताकि जो है आपका भी प्रैक्टिस होता रहे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है। पांचवा प्रश्न लिखा है कि प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 में थोड़ा सा देखते हैं कि भैया प्रश्न 1 में कौन कौन सा दे रहा है। तो प्रश्न 1 के लिए हमको थोड़ा पिछले पेज पर चलना पड़ेगा। प्रश्न 1 के लिए, हाँ प्रश्न 1 यही है। अब इसमें कह रहा है कि आपको उसका सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सर्वनिष्ठ का मतलब यहाँ से ये हुआ कि इसका इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ से x इक्वल टू है y इक्वल टू है, तो हमको निकालना है x इंटरसेक्शन y, सॉरी x इंटरसेक्शन y हमको निकालना है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का मतलब होता है कि वह एलिमेंट जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इसमें देखिए कॉमन एक 1 मिल रहा है और एक 3 मिल पा रहा है। बाकी इसमें का 5 यहाँ नहीं है, y में नहीं है, और y में का 2 x में नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया 1 और 3 हो गया आंसर। तो इसमें कुछ भी बहुत खास नहीं है, दोनों सेट में जो कॉमन मिलेगा उसी को बस आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, जैसा कि दूसरे प्रश्न के लिए देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको उसी एलिमेंट को लिखना है जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए ए दोनों में कॉमन है तो हमारे सेट में ए रहेगा, और बी सी और कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा केवल यही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में हमको वही लिखना है जो आपका कॉमन हो। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, आप यहाँ से आसानी से आप इन तीनों में भी, यहाँ से तीसरा में, चौथा में, पांचवा में आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6, 6वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए 6वां प्रश्न में है कि यदि a इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 और b इक्वल टू 7, 9, 11, 13, c इक्वल टू 11, 13, 15 और d इक्वल टू 15 और 17, तो सबसे पहले पूछा है कि आप ज्ञात कीजिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि वह एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो जब आप ए और बी का मिलाएंगे तो देखिएगा 7, 7, 9, 11, 7, 9, 11, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी है और बी में भी है। तो 7, 9, 11 ये 3 एलिमेंट आपका बी में है, ए में भी है और बी में भी है, तो आपका ये उत्तर हो गया। फिर जब निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो हम वही एलिमेंट लिखेंगे जो बी में भी होगा और सी में भी होगा। मतलब कि हम ऐसा सेट बनाएंगे जिस सेट में बी और सी दोनों के कॉमन एलिमेंट हो। तो बी और सी में आप मिला लीजिए, बी और सी में आप देखेंगे तो इधर 11, 13 है, यहाँ भी 11 और 13 है, यही दोनों एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो ये आपका उत्तर होगा 11 और 13। ओके, इसके बाद आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मैंने ए सी और डी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो ए में और सी में फिलहाल एक एलिमेंट कॉमन दिख रहा है और वो है 11, लेकिन डी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, दो ए और सी में तो कॉमन दिख रहा है लेकिन डी में वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ये 5 हो गया, क्योंकि कोई एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो अभी हमने बताया ए और सी में, देखिए ए और सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो मिल रहा है, एक वो है कौन है, 11। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 11। तो आपका ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, ये हो गया 11। अब आप चाहें तो बी इंटरसेक्शन सी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। बी इंटरसेक्शन डी आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 6वें प्रश्न को। तो हमारा जो 6वां प्रश्न है, 6वें में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन, 6वां प्रश्न देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए हमको ए में और बी यूनियन सी में इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो हम पहले यहाँ पर ए का एलिमेंट लिख देते हैं, ए का एलिमेंट। तो हमारे पास ए है 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारे पास ए का एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक। और इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो हम पहले बी यूनियन सी को निकालेंगे। तो बी और यूनियन सी,
मैंने दोनों का यूनियन लिखना है। तो बी यूनियन सी में देखेंगे तो 7 9 11 13, 11 13 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो 7 9 11 13 15, देखिए 7 9 11 13 15। तो यहाँ पर 7 9 11 13, 7 9 11 13 आपका बी का एलिमेंट मिल जा रहा है और सी में आपका मिल जा रहा है 11 13 15, 11 13 15। अब इनका अगर आप उत्तर निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 7 9 11, 7 9 11, 7 9 11। ये आपका आंसर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11 हो गया। इसके बाद से हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। तो आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन डी में यहाँ पर ए में 3 5 7 9 11 और डी में 15 17 कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू क्या है, 5 है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अब आप आसानी से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर निकाला है। उसके बाद आप ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी उसके साथ इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी का। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है। ए और बी में आपका एलिमेंट बस 3 कॉमन है। कौन कौन? 7 9 11। यहाँ भी देखिए 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका पड़ गया 7 9 11 और इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 7 9 11, क्योंकि यही 3 एलिमेंट यहाँ पर मिल पा रहे हैं। तो ये आपका हो जा रहा है। आप इसी आधार पर 10वां प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। चलिए 7वां प्रश्न है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और b यहाँ पर दे रहा है कि x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। पहले इस सेट को हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। a इक्वल टू लिख रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद से है b है कि x सच दैट x एक विषम संख्या है। तो x सच दैट x एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो यहाँ पर विषम प्राकृत चलिए 7वां प्रश्न है कि यदि a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। तो 7वें के लिए हम पहले समूचे a को यहाँ पर लिख देते हैं। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, मतलब कि जो भी आपका एलिमेंट यहाँ पर होगा वो सब प्राकृतिक संख्या होगी। 1 2 3 और आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या का कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, आगे हम डॉटेड लाइन ऐसे दे रहे हैं। आप आगे 8 9 10 ऐसे कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जो b है x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है।
तो x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या का मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आगे होगा। फिर c है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद से d है, d में कह रहा है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि वह किसी से कटना नहीं चाहिए। एक तो 1 से कटेगा और दूसरा स्वयं से कटेगा। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7। हम इसमें ऐसी संख्या लिखेंगे जो किसी से नहीं कटे, स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो ये आपके पास 4 आपका सेट हमने बना दिया, A, B, C और D। अब कह रहा है कि बताइए इसमें A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में देखें तो A और B में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो आप देखेंगे कि A और B में ये 2, 4, 6, 8, 9 ये तो प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें सम विषम दोनों हो जाएगा। इसका मतलब कि B वाला सारा का सारा एलिमेंट कहाँ जाके मिल जाएगा, A में मिलेगा। तो जो कॉमन की बात करें तो 1 तो नहीं कॉमन है, लेकिन 2 यहाँ पर कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से करके आगे यहाँ पर कॉमन होगा। इसके बाद हमको निकालना है A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन C जब निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन C, अब A और C में कौन सा इंटरसेक्शन कॉमन होगा। अब जो बच रहा है देखिए 1, 1 कॉमन है, 3, 3 कॉमन है, 5, 5 कॉमन है, 7, 7 कॉमन है। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 आगे इसी तरह कॉमन होंगे। इसके बाद है A इंटरसेक्शन D। तो A इंटरसेक्शन D में क्या कॉमन है, A और D में देखिए A और D में कॉमन क्या दिख रहा है, A और D में हम कॉमन देखते हैं A और D। तो A में देखिए 1 है, D में भी 1 है, तो बिल्कुल कॉमन है। D में 2 है, D में 2 है, A में भी 2 है, तो 2 भी कॉमन है। उसमें 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी कॉमन है। D में 4 है, A में 4 है, D में 4 नहीं है, तो कॉमन नहीं है। लेकिन 5 A में भी है, 5 आपका D में भी है, तो कॉमन है। उसके बाद से 6 A में है लेकिन D में नहीं है, तो नहीं लिया जाएगा। 7 वहाँ पर A में है, 7 D में है, तो एक कॉमन होगा। इसमें अगर अगला अभाज्य देखें तो 9, 10 नहीं होगा, 11 होगा। इसमें भी आगे 9, 10, 11 इधर मिल जाता है, 11 कॉमन है। इस तरह से आगे इसमें बहुत सारा कॉमन मिल जाएगा। तो ये हो गया, 3 हम लोगों ने निकाल दिया। अब B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन D और C इंटरसेक्शन D, मतलब आप इसको देख करके अब निकाल सकते हैं। जैसे हम निकाल दे रहे हैं B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C में देखिए कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो B इंटरसेक्शन C में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि B देखिए पूरा सम संख्याओं का सेट है और C आपका विषम संख्याओं का सेट है, कुछ मिलने वाला है नहीं, मतलब ये खाली होगा। ऐसे कर सकते हैं इस तरह से। उसी तरह B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D में केवल एक एलिमेंट है जो मिलेगा और वो होगा 2, क्योंकि यह सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है, 2 आपका सम में भी आता है, 2 आपका अभाज्य में भी आता है, तो B इंटरसेक्शन D मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं C इंटरसेक्शन D का। तो C इंटरसेक्शन D मिल जाएगा आपका आसानी से। C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D, तो C और D में क्या कॉमन है, 1, 1 कॉमन है, वो लिखा जाएगा। 2 दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 3 दोनों में कॉमन है, ये भी लिखा जाएगा। दोनों में 5 कॉमन है, ये भी हो जाएगा। दोनों में 7 कॉमन है, ये भी हो जाएगा। दोनों में 11 कॉमन है, ये भी हो जाएगा। इस तरह आगे भी बहुत सारा आपको कॉमन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न। अब 7वां प्रश्न के बाद हम लोग आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। तो हमारा 8वां प्रश्न है
कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन से युग्म असंयुक्त हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो यहाँ पर पहला दिया जा रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर दे रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 4 या 4 से बड़ा है, और यहाँ देखेंगे तो 6 या 6 से छोटा है। मतलब जो x का मान है वो 4 से लेकर 6 तक है। मतलब आप यहाँ पर पहला जो सेट बन रहा है, पहला सेट में है, इसका हम नाम ए दे देते हैं 8वें प्रश्न के लिए। ए इक्वल टू है 1 2 3 4, और दूसरे वाले का नाम हम दे देते हैं बी। तो बी में है एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ पर एक्स जो है 4 या 4 से लेकर कहाँ तक है, 6 तक है। तो 4 5 6, 4 5 6। तो हम अपना 8वां प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न को। तो हमारा 8वां प्रश्न है, हम 8वां प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं। 8वां के लिए जो पहला सेट दिया हुआ है उसको हम ए मान लेते हैं। तो ए आपका दे रहा है 1 2 3 4, ठीक, ए दे रहा है 1 2 3 4। जो सेकंड वाला है इसको हम सेट बी मान लेते हैं। बी में लिखा जा रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो यहाँ पर 4 या 4 से लेकर कहाँ तक, 6 तक है। मतलब कि एक्स का जो मान है 4 या 4 के बराबर से लेकर 6 या 6 के बराबर तक है। मतलब कि 4 और 6 के बीच में है। तो 4 5 6, 4 से लेकर 6 तक हुआ। इसका मतलब वो 4 से लेकर 6 तक। अब हम देखें, हमको देखना है कि इसमें ये जो कौन कौन से युग्म असंयुक्त है। देखिए असंयुक्त का मतलब क्या हुआ कि हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और जब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और कोई हमको सेट प्राप्त हो जाए, जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यहाँ पर आपको 4 एक ऐसे एलिमेंट है दोनों मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए ये आपका असंयुक्त है। ये क्या है, सॉरी, ये असंयुक्त नहीं है। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको मिल गया तो असंयुक्त नहीं है, और ए इंटरसेक्शन बी नहीं मिला तो कहलाएगा असंयुक्त। जैसे यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ। इसमें देखेंगे तो एक एलिमेंट कॉमन है, वो है कौन, ई वाला। मतलब कि यहाँ पर भी इनका कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर भी इनका कॉमन निकल जाएगा। मतलब ये भी आपका असंयुक्त नहीं है। यहाँ पर देखिए अगला वाला है एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक है और एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक। मतलब दोनों सेट बनाएंगे तो एक में केवल सम संख्या रहेगा, एक में केवल विषम संख्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो निकल जाएगा फाई। इसको कहेंगे ये असंयुक्त है, असंयुक्त है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि दो सेट का अगर इंटरसेक्शन फाई आ गया तो वह असंयुक्त है,
और दो सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई न आके कुछ एलिमेंट बन जाए 1 2 3 ऐसे करके, तो वो असंयुक्त नहीं है, इसमें आएगा। अब देखते हैं 9वें प्रश्न को। तो जो हमारा 9वां प्रश्न है, चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए 9वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ए एक सेट दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18 21, और बी एक सेट दिया गया है 4 8 12 16 20। उसी तरह सी एक सेट दे दिया गया है और डी यहाँ पर एक सेट दे दिया गया है। और अब हमको निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी हमको निकाल देना है। तो ए माइनस बी हमने बताया अभी शुरू में ही कि अंतर समुच्चय कैसे निकालते हैं। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए के वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, माने सेट ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है वही लिखाता है ए माइनस बी में। तो आप मिला के चेक कीजिए कि ए का कौन कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है। तो हम ए का देखते हैं तो 3, ए का जो है ए का 3 बी में नहीं है, ए का 6 बी में नहीं है, उसके बाद ए का 9 जो है बी में नहीं है, और बाकी ए का 12 तो है यहाँ पर। ए का 15 नहीं है, ए का 15 नहीं है, ए का 18 नहीं है, ए का 21 नहीं है। मतलब ए का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 12, जो कि इसमें यहाँ पर मिल रहा है। मतलब यहाँ पर देखें तो कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 15, 18, 21, ये आपके जो एलिमेंट हैं ये आपका बी में नहीं है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर अब पूछा है ए माइनस सी। तो ए माइनस सी का मतलब हुआ कि ए का वह एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए का वह एलिमेंट जो सी में नहीं है। मिलाते हैं कि ए का कौन सा एलिमेंट सी में नहीं है। तो ए में देखिए 3 है, सी में नहीं है, यही न सी है इसमें कहीं नहीं है। और ए का 9 भी सी में नहीं है, और ए का यहाँ पर 15 भी आपका सी में नहीं है, ए का 18 भी सी में नहीं है, ए का 21 भी सी में नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ए माइनस सी, ए के वे एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो उसमें कौन आ जाएगा, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 21 आ गया। ये आपका है ए माइनस सी। ठीक, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मिल जा रहा है आसानी से। इसमें का 12, यहाँ पर 12 मिल जा रहा है, बाकी 3 6 9 इधर से नहीं मिल रहा है, आप 15 18 21 इधर से नहीं मिल रहा है। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, देखिए 6 यहाँ पर मिल रहा है, हम 6 को नहीं रखेंगे। देखिए 6 मिल रहा है, 6 को नहीं रखा जाए, यहाँ पर 6 नहीं मिल रहा है, 6 मिल जा रहा है, 6 को नहीं रखेंगे। देखिए मिलने के लिए कौन मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, उसके बाद से उसमें कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो 3 9 15 18 21, 3 9 15 18 21। आप इस तरीके से आसानी से ये बाकी जो यहाँ पर प्रश्न है उसको आप बना सकते हैं। तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। अब ए माइनस डी का मतलब हुआ कि ए का वह एलिमेंट जो डी में नहीं है, आप उसी को लिखेंगे। तो ए का वही एलिमेंट लेंगे जो किस में नहीं है, डी में नहीं है। तो एक बार हम फिर से लिखने का प्रयास करते हैं, बाकी आपको बनाना है। इसके सारे प्रश्न को हम नहीं
सॉल्व कर रहे हैं। ए का वह एलिमेंट जो डी में नहीं है वही आपका होगा ए माइनस डी। तो ए का वह एलिमेंट जो डी में नहीं है, तो देखिए पहले छांट लेते हैं कि कौन कौन एलिमेंट इसमें है। तो ए का 15 और डी में भी है 15, बाकी 5 10 यहाँ नहीं है, 5 10 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ नहीं है। तो ए का देखिए कौन कौन सा एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 18 21 नहीं है। तो 3 6 9 12 18 21 ये ए के वे एलिमेंट है जो डी में नहीं है। अब एक और यहीं पर प्रश्न पूछ दिया है डी माइनस ए, 6वां डी माइनस ए। तो डी माइनस ए का मतलब है कि डी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो डी का कौन कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है। तो 5 10 20 नहीं है, 5 10 20 ये इसमें नहीं है। तो नहीं है तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग उसी को लिखेंगे जो नहीं है। तो 5 10 15 नहीं है, तो 5 10 15 हम लोग का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आप आसानी से इन सारे प्रश्नों को, यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि x इक्वल टू ए बी सी डी, यहां 10वां प्रश्न क्या दे रहा है, x इक्वल टू ए बी सी डी और y इक्वल टू है एफ बी डी जी। ठीक, अब कह रहा है कि आप निकालिए x माइनस वाई। तो देखिएगा x का वह एलिमेंट जो y में नहीं है वही हमको लिखना है। तो x का वह एलिमेंट जो y में नहीं है, तो x का b तो y में है, बाकी ए सी डी वाई में नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ए सी डी, मतलब कि x का ए सी डी एलिमेंट y में नहीं है, तो ये हो जाएगा ए सी डी। अब लिख रहा है y माइनस एक्स, लिखिए। तो y माइनस एक्स का मतलब कि y का वह एलिमेंट जो x में नहीं है, तो y का f नहीं है, x में d नहीं है, g नहीं है, तो f d g ये आपका y का एलिमेंट जो है x में नहीं है। तो आपका ये एक उत्तर यहाँ पर हो गया, एक उत्तर आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद से चाहिए x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का मतलब कि x और y में दोनों में कॉमन एलिमेंट को लिखना है। तो x और y में कॉमन एलिमेंट कौन है, b है, तो वो आपका हो गया उत्तर b। x और y में आपका कॉमन एलिमेंट क्या है, b है। तो ये 10वां प्रश्न भी आपका आसानी से हो गया। अब अगर 11वां प्रश्न को देखा जाए तो 11वां प्रश्न में कुछ खास दिख नहीं रहा है। 11वां प्रश्न में है कि r वास्तविक संख्याओं का सेट है और q जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या होगा। r वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें q परिमेय संख्याओं को छाट देंगे तो जो बचेगा वो सब अपरिमेय बचेगा, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलाकर बनी होती है। तो r माइनस क्यू आपका अपरिमेय होगा। इसके लिए इसके बाद से देखिए 12 नंबर है, इसमें कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब कि सब सत्य है कि असत्य है, इसको छांटना है। तो देखिए 2 3 4 5 और यहाँ पर 3 6 असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय का मतलब कि देखिए यहाँ पर हम कॉमन देख रहे हैं, 3 दोनों में कॉमन है। तो जब 3 दोनों में कॉमन है तो ये असंयुक्त नहीं है। जब कॉमन हो जाता है तो वो असंयुक्त में नहीं गिना जाता है। जब कॉमन नहीं होता है तो कहते हैं कि वो क्या है, असंयुक्त है। ए ई आई ओ यू, तो ये कथन आपका गलत है, असत्य है। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी यहाँ भी देखिए कॉमन है, तो कॉमन है मतलब कि ये असंयुक्त नहीं है। यहाँ पर लिख रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है, ये भी आपका क्या है, गलत है। फिर से लिख रहा है 2 4 10 14 3 7 11 15
बिल्कुल ये असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन क्या है, 5 है, कुछ नहीं है कॉमन। 2 6 10 3 7 11 ये भी आपका असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन क्या है, 5 है। तो जहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है, 5 है, उसको बोलते हैं कि ये असंयुक्त है। जहाँ पर कुछ कॉमन मिल जाता है वो असंयुक्त समुच्चय में नहीं आता है। तो ये आपका प्रश्नावली 1.4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी को तो सॉल्व किया है। तो वीडियो लंबा होने से कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आप लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।